तो अब हम इफ़ेक्टिव मास को देख लेते हैं और ये हम उमर की बुक से कह रहे हैं। तो इफ़ेक्टिव मास जो है इलेक्ट्रॉन का बेसिकली उसको हम इफ़ेक्टिव मास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी जैसे बात की कि हम जब एम स्टार लिख रहे थे, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नहीं होगा जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन का है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल के पोटेंशियल के अंदर है। तो वो इस तरह बिहेव नहीं करेगा जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और हम देखेंगे कि उसका मास भी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मास से समटाइम रिड्यूस होगा और समटाइम ज़्यादा होगा, समटाइम कम होगा और समटाइम ज़्यादा होगा। सो बेसिकली ऐसा क्यों होगा, उसको हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे और मैथमेटिकली भी उसको देखते हैं कि क्या है। So, when an electric field is applied to a crystal, the Bloch electron undergoes an acceleration. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट साइड की तरफ अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो और विद हैविंग अ पॉजिटिव मास। और आप देखोगे कि मतलब जो इफेक्टिव मास है उसमें समटाइम ऐसा होगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड की तरफ अप्लाई की हुई है तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी वो एक नेगेटिव मास रखेंगे, उनका एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इससे जो है वो हमें ये भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन तो नेगेटिव साइड पे नहीं होगा, उसका मतलब होगा क्योंकि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन मास टाइम एक्सेलरेशन होती है तो बेसिकली फोर्स नेगेटिव आ रही होगी। इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव नहीं है लेकिन मास जो है वो नेगेटिव है उस पॉइंट। तो यानी जिस डायरेक्शन में दे सपोज टू मूव दे वोंट मूव इन दैट डायरेक्शन। ठीक, तो उस केस में हम मास को नेगेटिव भी कहेंगे। So this can be calculated as follows, since acceleration is a time derivative of velocity, we know that. तो but velocity is a function of wave vector k। ठीक है, सो हमें पता है कि ऊपर हमने ये रिलेशन बेसिकली इस तरह से है वेलोसिटी और k का। सो ये ऊपर आपका रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी इज h बार k डिवाइडेड बाय m। ठीक, इसको आप अगर देखो तो ये बेसिकली v टाइम्स m इज मोमेंटम, सो p इज इक्वल टू h बार k से ये रिलेशन हमने निकाला है। ये ग्रुप वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल के अंदर जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो उनकी जो ग्रुप वेलोसिटी है इट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, तो और ये रिलेशन भी हमें पता है वेलोसिटी का ओमेगा के साथ बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी का ये रिलेशन है। ये रिलेशन जो है एग्जैक्टली ग्रुप वेलोसिटी का नहीं है, सो दिस इज जस्ट वेलोसिटी मोमेंटम को आपने जो है वो इस तरह लिखा है। सो p को आपने m टाइम्स v था तो मास को आप इधर ले आए हैं, सो ये बेसिकली मोमेंटम से आपने निकाला है। जो ग्रुप वेलोसिटी है वो ये वाला रिलेशनशिप है। इसको हम थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा सकूं, दिस इज बेसिकली यहाँ पे ना ओमेगा ऑफ के लिखा हुआ है। ठीक है, सो वी जी यानी ग्रुप वेलोसिटी इज बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ ओमेगा। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, सो वी और फिर आपके पास आ जाएगा क्योंकि ई जो है वो h बार ओमेगा होता है। ठीक है, तो फिर हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो आ जाएगी 1/h बार और डेल ऑफ ई ऑफ के। सो डेल के का मतलब ये है कि ये सारे जो हैं वो के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर ये 3 डायमेंशनल है तो जाहिर है के एक्स के वाई के जी हो जाएगा, और अगर ये 1 डायमेंशनल है तो आप सिंपली के ले लेंगे। तो अगर 1 डायमेंशनल के केस में हम देखें तो क्या होगा कि v इज इक्वल टू 1/h बार कर ली ई बाई कर ली के। ठीक हो गया, या इसको अगर हम एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता हुआ माने तो ये डी ई बाई डी के हो जाएगा। और हमें भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी एच बार के ओवर डी टी, पी की वैल्यू पुट कर दिया आपने, और आ जाएगा कि एच बार टाइम्स डी के बाई डी टी।
और ये जो एक्सेलरेशन अभी हम देख रहे थे उस एक्सेलरेशन को हमने लिखा, तो इसको हमने लिखा है चूँकि वेलोसिटी जो है वो के पे डिपेंड कर रही है हमने देखा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी के इंटू डी के बाई डी टी, इस वाले रिलेशन को। सो डी वी बाई डी के की वैल्यू जो है वो आप डी वी बाई डी के की वैल्यू जो है वो ऊपर से आपने जो अभी निकाली थी 1/h टाइम्स सॉरी सिर्फ वेलोसिटी की आपने वैल्यू पुट करनी, सो डी बाई डी के वैसे रहा, आपने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की 1/h कर ली, ई बाय कर ली के हमने ऊपर निकाली अभी, और डी के बाई डी टी जो है उसकी वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी, डी के बाई डी टी f/h, सो यहाँ से h बार को इधर ले जाएं तो f/h इसकी वैल्यू आ गई, और ये वेलोसिटी की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 1/h बाहर आ जाएगा, और ये कर ली स्क्वायर ई बाय कर ली के स्क्वायर आ जाएगा और टाइम्स f हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है ये इसको आप कंपेयर करें न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू एम ए, तो आप देखो कि जो ये जो चीज़ है ये F डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू ए है, तो ये जो चीज़ है ये 1/m की डायमेंशन है इसकी, या ये 1/m है। इस 1/m को हम इफेक्टिव मास कहते हैं, ठीक है, और m स्टार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा इफेक्टिव मास है, बेसिकली 1/, इफेक्टिव मास। तो ये जो टर्म है आपकी दिस इज 1/, एम स्टार को अगर आप एम स्टार को आप देखें तो दिस इज बेसिकली 1/m स्टार ना, सो m स्टार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली e स्क्वायर ओवर कर्ली स्क्वायर e ओवर कर्ली के स्क्वायर। सो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब देखो कि m स्टार जो है यानी इफेक्टिव मास is not a constant number, और it's changing with respect to, ये तो constant है, it's changing with this changing function कर्ली e बाय कर्ली के, इसके सेकंड डेरिवेटिव के साथ ये चेंज हो रहा है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, ये बेसिकली e बाय के, e के जो है वो एक कर्व थी जो इस तरह की, ठीक है, e के e जो है वो e जो था वो गिवन बाय दिस रिलेशनशिप है, हमने फाइंड आउट किया था। सो हमने देखा कि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, और e जो है वो के स्क्वायर के साथ इस तरह वेरी कर रहा है, तो एक पैराबोला टाइप कर्व थी, और हम अगर इस कर्व को देखें तो जब आप नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में आते हैं तो ये कर्व जो है वो इस तरह यहाँ से टूट जाती है और फिर ऊपर जाकर फिर से रिपीट करती है खुद को। ठीक, सो ये जो हम कहते हैं ये सॉरी ये जो अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो हिस्सा है ये वाला ये अलाउड एनर्जी बैंड है, और ये जो हिस्सा है इसको एनर्जी गैप कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स हैं। इसी तरह यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा जो है, सो ये जो ये हम जहाँ पे लाइंस लगा रहे हैं ये अलाउड एनर्जी बैंड्स हैं। ठीक हो गया, सॉरी मैंने थोड़ा मैसअप कर दिया, तो ये अलाउड एनर्जीज हैं, ये वाले और ये वाले, और जो बीच में हमारे पास आ रहे हैं ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। सो बेसिकली इसी कर्व को हमने, सो ये कर्व थी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए,
और ये वाली कर्व है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने देखा था कि ये जो कर्व है, हमने सिर्फ यहाँ तक देखी थी ना तब। एक्चुअली ये कर्व जो है यहाँ से जब आगे इसको मज़ीद आप ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए, तो ये वाली वैल्यू क्या थी के की, ये वाली वैल्यू थी पाई ओवर ए या पाई ओवर एल कह लें इसको। और नेक्स्ट गैप जो था वो 2 पाई ओवर ए पे था, नेक्स्ट जो था वो 3 पाई ओवर ए पे था। तो हमने मज़ीद आगे वाली वैल्यूज़ नहीं देखी, बट अगर हम पूरी को देखें तो ये इस तरह की कर्व आपके पास आ रही है। अब यहाँ पर इस कर्व को अगर आप देखें तो इसमें जो ये जो आपका जो पैराबोला टाइप ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो मास है उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और जैसे ही आप ऊपर आएंगे जहाँ पर आपकी कर्व जो है थोड़ी चेंज हो रही है, वहाँ पर वैल्यूज़ कुछ और होंगी। सो वो जाहिर है डिपेंड कर रहा है कि ये जो डी स्क्वायर ओवर डी के स्क्वायर वाली टर्म है, ये यानी ई बाय के कर्व जो है, ई वर्सेस के कर्व, उसका जो कर्वेचर है वो क्या है। हर पॉइंट पे उसके कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है कि मास क्या है, मास इफेक्टिव मास, क्योंकि मास जो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So the mass m star is inversely proportional to the curvature of the band, where the curvature is large, that is d square e over dk square is large. ठीक है, curvature large हो, वहाँ mass जो है वो small होगा, and a small curvature implies a large mass. So इसको अगर आप फिगर में देखें, so ये जो हमारे पास curvature है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो इसका कर्वेचर है। सो यहाँ पर जो मास है वो स्मॉल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर बैंड, और फॉर स्मॉल कर्वेचर mass will be large. We have previously used the concept of effective mass. Those situations are now supposed suppressed by and are in fact special case of the general relation. Thus, if the energy is quadratic in K, then E is equal to alpha times K square, where alpha is what? Alpha is H square by 2m. We know that alpha is H square by 2m. So ये रिलेशन भी हम जानते हैं इसको. Alpha is a constant. Then equation number, so सिंपली आपने जो है वो अल्फा पुट कर दिया है उसको. सो अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, E. बेसिकली अगर आप कर ली E यहाँ पे तो सो एक और पेज खोल लेते हैं. सो हमने देखा कि जो E है is what alpha times H alpha times K square. ठीक, ऐसा ही है. तो यहाँ से करली E ओवर करली K स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा. ठीक हो गया, करली स्क्वायर E ओवर करली K स्क्वायर अल्फा आ जाएगा. तो इनफैक्ट 2 अल्फा आएगा, ये 2 अल्फा आएगा ना क्योंकि K स्क्वायर है, आ जाएगा 2 अल्फा. तो एम स्टार जो है वो ऊपर वाले रिलेशन में जहाँ पे कर ली स्क्वायर ई ओवर कर ली के स्क्वायर था नीचे, वहाँ पे उसकी जगह हमने 2 अल्फा लिख दिया, which is equivalent to writing as E equals h bar square k square by 2m star the standard form. यानी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने m स्टार कहा था इसको. तो यहाँ से अगर आप m स्टार को सेपरेट करें तो ये वही इक्वेशन बन जाती है जो हमने ऊपर अभी ड्राइव की है. सो आप देखो कि जो हमारी कर्व थी वो कुछ इस तरह की नज़र आती है जब आप नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में देखते हैं. यानी कर्व जो है वो आप देखो कि वो यहाँ से मतलब उसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है यहाँ से और यहाँ से. जैसे जैसे आप जोन बाउंड्री के पास जा रहे हैं जहाँ पे ब्रैग रिफ्लेक्शन होती है, तो वहाँ पर आपकी कर्व जो है इट्स नॉट एनी मोर आप पैराबोला. कर्वेचर को अगर आप देखें तो ये पैराबोला नहीं है, यहाँ पर आकर एक्चुअली ये चेंज हो रहा है.
और ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम के सी जिस पॉइंट को कह रहे हैं, जहाँ पर हमने डैश लाइन ड्रॉ की है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इससे पहले जो है कर्वेचर जो है वो आपका इस तरह है, सो लाइक अ पैराबोला। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर आपका कर्वेचर जो है यानी डी स्क्वायर के ओवर डी कर्ली स्क्वायर ई ओवर कर्ली के स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू एट दिस पॉइंट क्या होगी। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है उसकी जो आप कह लीजिए कनकेव, यहाँ पर कनकेव अप है और यहाँ पे कनकेव डाउन है, यानी ये कन्वेक्स शेप है उसकी और ये कनकेव शेप है। और जहाँ पे एग्जैक्टली ये शेप चेंज हो रही है उस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक हो गया। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। उससे पहले यहाँ पर वो पॉजिटिव होगा, इस जगह पर ही पॉजिटिव होगा जहाँ पर पॉजिटिव कर्व है, यानी कनकेव अप है यानी कन्वेक्स है। और जहाँ पर वो डाउन है इस तरह इन पॉइंट्स के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। और एग्जैक्टली इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा, सॉरी ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। तो अब देखिए जो आपका एम स्टार है यहाँ पर, अगर हम अगेन कर्ली स्क्वायर ई और कर्ली के स्क्वायर कंसिडर करें तो क्या हो रहा है कि एम स्टार के साथ क्या हो रहा है, एम स्टार जो है वो कर्ली स्क्वायर ई और कर्ली के स्क्वायर जो है जब पॉजिटिव होगा तो एम स्टार पॉजिटिव होगा। जब वो ज़ीरो होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर तो समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी, तो एम स्टार इन्फिनिटी होगा। और जब वो नेगेटिव होगा तो देखो यहाँ पे और कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है, सो एम स्टार जो है वो तब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे उसने नीचे एग्जैक्टली यही बताया हुआ है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के अंदर अंदर ये कर्व जो है वो पॉजिटिव कर्वेचर दे रही है। सो ये है एम स्टार जो है उसको आप उसने यहाँ पे बेसिकली एम स्टार बताया है और वो ऊपर है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर आप देखो एम की कोई वैल्यू आपको नहीं नज़र आ रही, तो ये बेसिकली एम की वैल्यू जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी है, मास जो है वो इनफाइनाइट है। और इसी तरह उसके बियॉन्ड जो है ये जहाँ पर कनकेव आपके पास कनकेव शेप बन रही है ग्राफ की, उस पॉइंट के ऊपर आपका जो डेरिवेटिव है वो ये है और उसका वो नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है उसके साथ क्या आ रहा है, एच बार स्क्वायर बाय डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव एच बार स्क्वायर चूँकि एक कांस्टेंट है तो आप देखो कि डेरिवेटिव जो है वो भी नेगेटिव है और एम की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। सो these figures A और B जो है respectively show that the band structure and effective mass M star the later calculated according to, ठीक। So near the bottom of the band the effective mass has a constant value where which is positive bottom। so हमने कहा था कि ये basically एक band है, this is a band। ठीक, हमने कहा कि ये जो के पास डायग्राम आ रही है this is a band, this is band allow all allowed energy values ये वाली सारी। और उसके ऊपर फिर आपके पास एनर्जी गैप आता है, फिर यहाँ से ये जो टूटा था ना समझो वो वहाँ से इस तरह जुड़ेगा इस तरह, और फिर अगेन एक एनर्जी गैप आएगा और फिर ये कर्व इस तरह होगी। ठीक, सो अगेन ये वाली भी अलाउड एनर्जी वैल्यूज हैं, ये वाली भी अलाउड एनर्जी वैल्यूज हैं, बीच में ये गैप है, इसी तरह ये भी गैप है। सो बॉटम कह रहा है बॉटम के पास जो है वो आपके पास बैंड के जो का जो बॉटम है वहाँ पर यदि bottom of the band the effective mass has a constant value which is positive because of the quadratic relation, ठीक है, is satisfied near the bottom of the band। so bottom of the band का मतलब है कि इस जगह पर ठीक। so यहाँ पे m star की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, but as k increases m star is no longer a strict constant being now a function of k because the quadratic relation is no longer valid।